जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, लाजवाब, शानदार, ज़बरदस्त हैं। बहुत अच्छी आप सभी की तैयारी, पढ़ाई चल रही है। सॉरी उम्मीद है कि जितनी सारी क्लासेस अभी आपकी बची हुई हैं उन्हें लेने के बाद आप एक अच्छा रिवीजन ज़रूर कर रहे होंगे। तो सभी बताइए, कैसा रिवीजन आपका चल रहा है? कैसी आपकी पढ़ाई, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? एक अच्छे रिवीजन के साथ आप सभी, उम्मीद है, आगे बढ़ रहे होंगे। बताओ कैसे हैं आप सब, कैसी तैयारी चल रही है? तब तक मैं आपका रिवीजन चेक करने के लिए एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। और कल हम लोगों ने एक बड़ा शानदार चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था वेव यानी कि तरंग। भाई सभी के कमेंट पढ़े जाते हैं, आप निश्चिंत रहो, सभी के कमेंट दिखते रहते हैं। तो वेव यानी कि तरंग हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था। मैं बताइए, तरंग चैप्टर हमने पढ़ा और तरंग चैप्टर से, वेव चैप्टर से मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। मैं पूछता हूं आपसे कि बताओ, जो गामा किरणें हैं ये किस तरह की तरंगें हैं? गामा तरंगें यानी कि गामा रेज किस तरह की रेज हैं? चलो छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? बड़ा आसान है। ये अनुप्रस्थ हैं या ये अनुदैर्ध्य हैं? यानी कि ये ट्रांसवर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल हैं? बताओ, गामा तरंगें किस तरह की तरंगें हैं? ट्रांसवर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल हैं? अनुप्रस्थ हैं या अनुदैर्ध्य हैं? हम्म। चलो, अधिकतम आप सभी के उत्तर बहुत अच्छे हैं और आपका उत्तर है अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, जो कि बिल्कुल ठीक उत्तर भी है। लेकिन कुछ साथी अभी भी थोड़े से गलत उत्तर कर रहे हैं। भाई अनुदैर्ध्य नहीं होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का मतलब होता है जो दब के और खुल के चलें, जबकि रेडियो तरंग, गामा तरंगें ऐसे ऐसे चलती हैं और यही अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो कैसी तरंगें हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे से उत्तर करो, ऐसे गड़बड़ झाला गलतियां मत करना, है ना। चलो अब अगले चैप्टर पे चलते हैं और चैप्टर है हमारा साउंड यानी कि ध्वनि। तो आप हेडिंग डालेंगे साउंड। चैप्टर है आपका साउंड यानी कि ध्वनि। देखो, ध्वनि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, साउंड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ध्वनि चैप्टर में आप याद रखेंगे, सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि भाई ध्वनि उत्पादन का मुख्य कारण क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। सर आजकल आप कमेंट ज़्यादा नहीं पढ़ते, जिससे डिस्टरबेंस कम होता है, ऐसे ही पढ़ाया करें। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। देखो, वैसे जो कमेंट ऐसे होते हैं कि भाई जिसमें काम की बातें किसी बच्चे ने पूछी है, वो तो फिर बताना जरूरी है। अब जैसे कई बार ना बहुत सारे कमेंट आपके ऐसे हो जाते हैं कि मेरा कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। शायद इस बात का जवाब किसी न किसी क्लास में किसी टीचर ने या मैंने जरूर दे दिया होगा, फिर भी हमें, और मतलब आपका कमेंट अगर यहाँ तक आ रहा है ना, कई बार कमेंट होता है कि मुझे दूसरों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं। ये तो आपके लिए, सच बताऊं, इस फीचर को ऐड कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं हमें ऐप में, कि आपको केवल अपना कमेंट दिखाई दे। वो इसलिए ताकि आप दूसरों के कमेंट पढ़ पढ़ के डिस्टर्ब ना हो, बस आप अपनी तैयारी करते रहें। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार हम शांति से अपनी तैयारी करें। एप्लीकेशन में चूंकि आप पैसे दे के आ रहे हैं, तो उन चीज़ों का बेनिफिट आपको मिलना भी चाहिए। चलो देखिए, सबसे मुख्य कारण है, सबसे पहला प्रश्न है कि ध्वनि उत्पादन का कारण क्या है। ध्वनि उत्पादन का कारण क्या है, यानी कि रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? तो ध्वनि उत्पादन का जो मुख्य कारण है, ये हैं आपके कंपन, यानी कि वाइब्रेशंस। ठीक है, ध्वनि उत्पादन का मुख्य कारण वाइब्रेशंस है। ध्वनि उत्पादन का मेन रीजन जो है वो कंपन है। कैसे हैं? देखो, आप बोल रहे हो ना, आप कुछ भी बोल के देखो और अपने यहाँ गले पे हाथ रखना, आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे, कंपन मिलेंगे, जो कि बात मैंने आपको कल भी बताई थी। किसी भी चीज से तब ध्वनि निकलेगी जब वो वाइब्रेट करेगी, कंपन करेगी। वो वस्तु कंपन करती है, वाइब्रेशन करती है, उसके वाइब्रेशन हवा को उसी हिसाब से दबाते और खोलते हैं, और दबने और खुलने से आपको कुछ चीजें सुनाई दे जाती हैं, आवाजें सुनाई दे जाती हैं। कल हमने ये भी सीखा था कि ध्वनि का चलना कैसा है, अनुदैर्ध्य तरीके से चलती है। मतलब अगर हम ध्वनि के बारे में सारी चीजें लिखें तो ध्वनि कैसी तरंग है? एक यांत्रिक
अनुदैर्ध्य, यांत्रिक है, अनुदैर्ध्य है, दोनों तरह की तरंग है, कल हमने सीखा था। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है। अच्छा, क्या अब मुझे अलग से ये बात कहने की ज़रूरत है, क्या अलग से हमें ये बात कहने की ज़रूरत है कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है? निर्वात का मतलब आप समझ गए, कल मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखो, निर्वात का फिर से एक बार मतलब समझो। जैसे मान लीजिए ये एक रूम है, ये एक कमरा है। इस कमरे में आप देखें, आपके कमरे में देखें, कुछ ठोस होंगे, कुछ द्रव होंगे, कुछ गैस होंगे, कुछ सॉलिड्स भी होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे। अगर मैं उन सभी को बाहर कर दूं, मान लो मैं सॉलिड को बाहर कर दूं, मैं लिक्विड को बाहर कर दूं, मैं गैस को बाहर कर दूं, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। ये स्थिति हमें मिलती है जब हम अपने एटमॉस्फेयर से 12 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाते हैं, वहां कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम, ये वैक्यूम है, ये निर्वात है। तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। तो चाहे आप इसको लिख लें, बाकी यांत्रिक कहने से ही हमें ये समझ में आ जाता है। तो आप कहेंगे कि निर्वात में नहीं चल सकती। यहां से बनने वाले मुख्य क्वेश्चन है ये, यानी कि कैन नॉट प्रोपागेट इन वैक्यूम, कि ये निर्वात में नहीं चल सकती है, वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं कर सकती है। ठीक है, ये हो गए ध्वनि के कुछ मुख्य गुण। अभी हमें आगे क्या पढ़ना है, एक बार पहले थम्स अप करो, इतना समझ में आ गया, नोट हो गया, उन चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा। पहले एक बार मुझे बताओ कि भैया जी इतना सब कुछ क्लियर है। सब कुछ ओके है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, परफेक्ट है सब कुछ। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें इस पूरे चैप्टर में ध्वनि से संबंधित कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ना है। जैसे पहला मुद्दा आ जाता है कि ध्वनि की चाल क्या है, दूसरा मुद्दा आ जाता है ध्वनि की आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और तीसरा मुद्दा कुछ ध्वनि के गुण आ जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। बस यही हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। जैसे सुनो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ध्वनि की चाल। तो आप हेडिंग डालेंगे ध्वनि की चाल। आपने बहुत सवाल पढ़े होंगे इस मुद्दे से, स्पीड ऑफ साउंड। जैसे अभी मैं कमेंट पढ़ रहा हूं तो कुछ साथी बिल्कुल आतुर हैं ये पूछने के लिए कि भैया ध्वनि की चाल 331 होती है या 342 होती है। एक बच्चे का भी ये क्वेश्चन था। तो बहुत हमें एक कन्फ्यूज़न होता है, कई बार कई बुक्स में किसी पेज पर ध्वनि की चाल 331 है, कहीं किसी ने ध्वनि की चाल 342 या 343 मीटर पर सेकंड दे दी गई होती है। तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ध्वनि की चाल कितनी होगी, इस बात का उत्तर मिलेगा जब हमें यह पता होगा कि हम किस माध्यम की बात कर रहे हैं। आप पूछो क्या मतलब, क्या माध्यम के साथ ध्वनि की चाल होती है? मैं कहूँगा बिल्कुल। देखो एक एग्जाम्पल सोचो, आप कभी प्लेटफॉर्म पे तो खड़े हुए होंगे, तो जब ट्रेन आपको बहुत दूर से दिखाई भी ना दे रही हो, लेकिन उसके आने की आवाज़ पटरियों से होकर आ जाती है। कहीं बहुत दूर ट्रेन है, वहाँ वो हॉर्न मार रही है, हॉर्न की आवाज़ नहीं आएगी, बट पटरियाँ जन 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 करने लगेंगी, उसकी आवाज़ आ जाएगी। देखो हॉर्न जो मार रही है ना, वो हॉर्न की आवाज़ आ रही है आपके थ्रू हवा से होकर, और पटरियों से आवाज़ आ रही है सॉलिड से होकर, ठोस से होकर। तो ठोसों में ध्वनि की चाल तेज होती है, ध्वनि सॉलिड्स में ज़्यादा तेज चलती है देन गैस। हवा एक गैस है। तो ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। तो अगर आप ध्वनि की चाल को समझना चाहते हैं तो आपको माध्यम वाइज माध्यम पढ़ना पड़ेगा। आओ, तो ध्वनि की चाल को हम तीनों तरह के मीडियम्स में देखते हैं। पहला मीडियम है हमारा ध्वनि की चाल, एक बार सॉलिड्स में देखो, ठोसों में। नंबर एक, ध्वनि की चाल ठोसों में, यानी कि इन सॉलिड्स। देखो ठोसों में ध्वनि की चाल कितनी होती है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, फिर वहाँ से हम क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ सॉलिड्स के एग्जाम्पल लिखो जो पेपर में पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे में। बिहार पुलिस में उतना ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ग्रुप डी में रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है देखो,
मतलब बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन बनेगा इस चीज से, उसमें पूछ लेगा किस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, ठोस में, द्रव में या गैस में, ऐसे। तो सॉलिड्स में जैसे आप देखो, कुछ सॉलिड्स में आपसे पूछता हूं, मैं पूछता हूं आपसे एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ठीक। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं स्टील में, जिसको आप इस्पात कहते हो। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं लोहा यानी कि आयरन में ध्वनि की चाल कितनी होती है। देखो, ध्वनि की चाल अगर आप एल्यूमिनियम में निकालें, गूगल करके देख लो, अभी 6420 मीटर पर सेकंड आपको मिलेगी। इसमें आपको 6420 हो गई, इसमें आपको मिलेगी 5960, 5960, 5960 मीटर पर सेकंड के आसपास मिलेगी। और इसमें लगभग आपको, मैं लगभग बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, 5100 मीटर पर सेकंड मिलेगी। मतलब आपका एक डाउट होता है बड़ा कि भैया ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो हमारा उत्तर निकल के आता है भैया स्टील में होती है। नहीं, अब वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए, आपको लोहे की वैल्यू नहीं भी याद रखनी चल जाएगी, लोहे में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन भाई इन दोनों में तो जरूर पूछता है। अब गूगल करके देख लो, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और रेलवे इसी बात का फायदा उठाता है, क्योंकि आप इसका उत्तर स्टील सोचते हैं, इस्पात सोचते हैं। तो भैया फिर इस्पात क्यों उत्तर दिया जाता है, उसका कारण भी मैं बताऊंगा कि कहां पर उत्तर इस्पात होता है। अगर ऑप्शंस में एल्यूमिनियम दिया हुआ है तो सीधा सीधा हम एल्यूमिनियम को प्राथमिकता दे देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो ये तो कुछ सॉलिड्स में हो गई। क्या सभी सॉलिड्स में हमें याद रखनी है? भैया दुनिया में हजारों सॉलिड्स हैं, सभी में हमें याद नहीं रखनी है, कुछ में याद रखनी है जिनसे हमारा मतलब है। उसके बाद चलते हैं नंबर 2, ये तो हो गई सॉलिड्स में। उसके बाद नंबर 2, ध्वनि की चाल हम द्रवों में देखते हैं, इन लिक्विड्स। देखो, द्रवों में ध्वनि की चाल कितनी होती है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा द्रवों का मतलब, पहले एक बार ले लेते हैं हम जिन जिन से पेपर में पूछा जाता है। समुद्री जल, समुद्री जल कहो या खारा जल कह दो, खारा जल जो कि आपका सलाइन वाटर होता है, सलाइन वाटर। और एक है आपका साधारण वाटर, सिंपल वाटर। ठीक है, चलो दोनों में एक बार मुझे ध्वनि की चाल बताओ, नोट कर लो और फटाफट से आप सभी मुझे दोनों में ध्वनि की चाल बताइए, समुद्री जल में और साधारण जल में। चलो नोट करते रहना मेरे साथ। देखो, समुद्री जल में ध्वनि की चाल कहीं 1531, कहीं 1532 के आसपास आपको मिलेगी, 1531, और इसमें मिलती है आपको 1490, और 1490 या 1480 के आसपास, कहीं 1490 कहीं 1480, लगभग इतनी आपको मिलती है। भैया ये फिक्स क्यों नहीं होती है? भाई एक बात बताओ, समुद्री जल है या खारा पानी आप कह रहे हो, भाई कितना खारा है, थोड़ा ज़्यादा खारा होगा तो ज़्यादा चाल हो जाएगी, कम खारा होगा तो कम चाल हो जाएगी। यहाँ पर बात ये नहीं है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है, हमें ये देखना है कि वहाँ तो देखो 5-6 हज़ार है और यहाँ पे केवल 1500 है। ये एक तुलना, ये एक कंपैरिजन हमें यहाँ पर करना है, ताकि हम ये देख सकें कि किस में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है और किस में ध्वनि की चाल कम होती है, वो चीज़ हम चेक कर सकें। उसके अलावा देखिए, ध्वनि की जो चाल है वो आपकी नंबर 3, ध्वनि की जो चाल है वो गैसों में कितनी होती है, इन गैसेज, गैसों में ध्वनि की चाल कितनी होती है। एक सेकेंड आप नोट करिए। तो गैसों में ध्वनि की चाल कितनी होती है गैसेज में? तो भैया जी, गैसेज में अगर आप देखें, जैसे सबसे अच्छी गैस हमारे यहाँ है हवा, एयर, जो हमारे आसपास है। तो गैसेज में हम हवा का एग्जाम्पल लेंगे, इसी की हमसे पूछी जाएगी। तो जब तुम मुझसे गैसों में ध्वनि की चाल पूछोगे तो मेरा प्रश्न तुमसे पहले ये होगा कि किस टेम्परेचर पर पूछ रहे हो। तुम कहोगे क्या मतलब? अब इसमें टेम्परेचर के साथ भी अलग अलग होगी, मैं कहूँगा 100% होगी। गैसों में ध्वनि की चाल तापमान बदलने के साथ बदलती है। अगर गैस गर्म है तो उसमें तेज ध्वनि चलेगी, साउंड तेज चलेगा।
और अगर गैस ठंडी है तो उसमें साउंड कम स्पीड पे चलेगा। जैसे अगर हवा में आप देखोगे, मान लो आप देखते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की जो चाल रहेगी वो रहेगी आपकी, किसी बुक में 331 मिलेगी, किसी बुक में 332। पेपर में कभी ऐसा नहीं होगा कि 331 भी दे देगा 332 भी दे देगा, कभी ऐसा नहीं होगा। उसके अलावा आपसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछा जाता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी। ये दो टेम्परेचर हैं, तो यहाँ पे 343 मीटर पर सेकंड रहेगी। अच्छा, क्या सारे टेम्परेचर्स पे याद रखनी है? अरे नहीं भाई, सारे टेम्परेचर्स पे याद नहीं रखनी है। उससे अच्छा है कि आप एक नोट लिख लें। क्या नोट लिख लें? यहाँ लिख लो, नोट कर लेना पिछला भी, बस पहले मैं तो ऐड करा रहा हूँ। नोट लिख लेना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हवा का टेम्परेचर बढ़ने पर या गैस का टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाओगे, ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो इसको एक बार फटाफट से आप नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये हो गई ध्वनि की चाल। सभी फटाफट से थम्स अप करो। नोट हो जाए बताना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। हो गया सर नोट, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, सभी का नोट हो गया, परफेक्ट है। अब देखो ये हो गई जैसे ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल में अब सुनो सवाल क्या बनेगा। सवाल बनेगा ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। हाँ, आपका वो प्रश्न कि भैया कहाँ एल्यूमिनियम करना है, कहाँ स्टील करना है। देखो सवाल मान लो ये आया, क्वेश्चन आ गया कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है। तो ऑप्शन होंगे आपके पास, एक काम करते हैं इसको नीचे रख देंगे, वहाँ जगह बच जाएगी। यहाँ ऑप्शंस होंगे आपके पास, हवा, एयर, जल मतलब वाटर, एल्यूमिनियम, और डी ऑप्शन होगा इस्पात यानी कि स्टील। तो बताओ आप क्या ऑप्शन लगाओगे। हाँ भाई बताओ क्या उत्तर लगाओगे। एक वीडियो लगवा रहा हूँ मैं आपके लिए, है ना।
हाँ जी, तो आपका उत्तर है कि भैया ध्वनि की चाल सबसे मैक्सिमम जो होती है, अधिकतम जो होती है, वो इस ऑप्शन में आप एल्यूमिनियम लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन के ऑप्शन ये होते, मान लो मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ये लो एक और क्वेश्चन मैंने बना दिया, 1 सेकंड का समय दो, आजा भाई। ओहो, देखना है नोट कैसे क्रैश कर गया। एक सेकंड रुक जाओ। ये अच्छा, चलो एक एक करके कॉपी करेंगे, वो उस पर एक साथ ज़्यादा लोड आ गया होगा। ये लो, नोट ही क्रैश कर गया। अब देखो, मैं इसमें से ये ऑप्शन हटा देता हूँ एल्यूमिनियम, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ खारा पानी। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही ऑप्शन होंगे, मैं कह रहा हूँ किस केस में आपको क्या उत्तर करना है। अब बताओ मुझे क्या लगाओगे आप। तो डेफिनेटली अब तो आप उत्तर क्या रखोगे, स्टील रखोगे। अब आप उत्तर इस्पात रखोगे। देखो मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, बट रेलवे के एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आता है। बिहार पुलिस में इस तरह से पूछ लेगा, ज़्यादा नहीं फंसाएगा, बट रेलवे में आपको थोड़ा फंसाएगा और वो बोलेगा एल्यूमिनियम और स्टील में, एल्यूमिनियम और इस्पात में आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझ गए आप। तो किस तरह से इन प्रश्नों का हमें उत्तर लगाना है। दूसरा, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, ऐसे पूछ लेगा। तो सीधी बात है, आप कहेंगे भैया जी ठोस में होता है, सॉलिड में होता है, बस। चलो, ये बात मुझे समझ में आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है, क्या रहता है, तमाम तरह की बातें। तो ये तो है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल से संबंधित बनने वाले क्वेश्चंस, प्रश्न। क्लियर है सभी को। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा एक अगला मुद्दा पढ़ें, और अगला मुद्दा आता है आपका ध्वनि की आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। देखो क्या होती है ध्वनि की आवृत्ति, क्या होती है साउंड की फ्रीक्वेंसी। पहले आप ना फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो, आवृत्ति का मतलब समझो क्या होता है। देखिए आवृत्ति का मतलब होता है, आप जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 1 सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या, लेकिन ध्वनि की आवृत्ति में ध्वनि कौन से चक्कर ले रही है भाई। आवृत्ति का असल मतलब ये होता है, देखो 1 सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या, ये मतलब होता है ध्वनि का जब कोई चीज गोल गोल घूम रही हो। अगर वो वस्तु गोल गोल घूम रही है और 1 सेकंड में अपने उसी रास्ते को 50 बार दोहरा रही है, मान लो कोई वस्तु ऐसे घूम रही है ऐसे, और 1 सेकंड में अपने उसी रास्ते को 50 बार दोहरा रही है, तो उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो जाएगी। यानी 1 सेकंड में असली फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या बनेगी कि कोई भी काम जो हो रहा है वो 1 सेकंड में कितनी बार दोहराया जा रहा है, ये बनेगी हर एक तरह की चीज के लिए आवृत्ति की परिभाषा। अगर मान लीजिए हम अपनी क्लास की आवृत्ति की बात करें, तो हमारी क्लास की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है, तो 1/24 कर देंगे, 1/24 घंटे कर देंगे। मान के चलो मैं 1 सेकंड में 10 शब्द बोल रहा हूँ, फिर अगले सेकंड 10, फिर अगले सेकंड 10, तो मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज हो जाएगी। अगर कोई कीड़ा है, मान लो वो कीड़ा इंसेक्ट है, यहाँ से यहाँ चढ़ता है और फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है, इसको हम पूरा एक चक्कर कहेंगे। ऐसा करने में इसे 1 सेकंड लगता है, तो इसकी आवृत्ति 1 हो जाएगी। 1 सेकंड में एक बार काम किया तो 1 हर्ट्ज हो जाएगी, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। तो कोई भी काम अपने आप को 1 सेकंड में कितनी बार दोहरा रहा है, इसी चीज को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब ध्वनि में क्या मतलब है आवृत्ति का समझो। देखो मैंने आपको कल बताया कि साउंड कैसे चलता है, ध्वनि कैसे चलती है। अगर हम मैंने आपको कल एक स्प्रिंग की मदद से बताया था कि स्प्रिंग को हमने खींचा ऐसे और उसको छोड़ा, और वो इस तरह से वाइब्रेट करती है झन ऐसे करके, मतलब वो दबती है खुलती है, दबती है खुलती है। तो कोई भी ध्वनि 1 सेकंड में कितनी बार दब और खुल रही है, यही ध्वनि की आवृत्ति होती है, ये साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। एक ध्वनि मान लो ऐसे चल रही है, ऐसे मान लो 1 सेकंड में 5 बार दबी और खुली, एक दबने खुलने को हम 1 काउंट करेंगे।
तो ये 5 बार दबी और खुली, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसकी आवृत्ति 5 हर्ट्ज है। लेकिन अगर यही ऐसे ऐसे बहुत तेजी से दब और खुल रही है, देखो तेजी से चलना और तेजी से दबना और खुलना दोनों अलग चीज है। मान के चलो ये ध्वनि है, ठीक है, ये ऐसे चल रही है, ऐसे इतनी स्पीड से चल रही है, बट ये दबती और खुलती ऐसे है, स्पीड है इसकी इतनी। अब दोबारा देखना, स्पीड मैं इतनी रखूंगा लेकिन इसका दबना और खुलना मैं बहुत तेजी से कर दूंगा। स्पीड इतनी ही रखूंगा बट दबना और खुलना इतना ही रखूंगा, दबना और खुलना घटा बढ़ा दूंगा। तो स्पीड अलग चीज है और दबना और खुलना अलग चीज है भाई। दब और खुल तो यहीं कहीं रही है ना ये। इसको बोलते हैं ध्वनि की आवृत्ति। तो ध्वनि की आवृत्ति का मतलब है, अब देखो ध्वनि की भाषा में जो दबना होता है, जैसे हम कल देख रहे थे कि ये तो है मान लो ध्वनि का दबना और ये है ध्वनि का खुलना। तो जो दबना होता है ना, इसको बोलते हैं हम संपीड़न, यानी कि कंप्रेशन, ठीक है। और जो ध्वनि का खुलना है, जैसे ये है, इसको बोलते हैं हम विरलन, यानी कि रेयर फैक्शन। एक चीज होती है दबना और एक चीज होती है खुलना, एक है कंप्रेशन और एक है आपका रेयर फैक्शन, संपीड़न और विरलन। तो 1 सेकंड में ध्वनि के संपीड़न और विरलनों की संख्या को ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। आ गई होगी आपको बात समझ में। लिखिए इस चीज को कि 1 सेकंड में ध्वनि के संपीड़न व विरलनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन ऑफ साउंड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में ध्वनि कितनी बार दबी और खुली, इसी चीज को हम ध्वनि की आवृत्ति, साउंड की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां तक मुझे आपकी बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बताओ, थम्स अप करो। सर मजा आ गया, आवृत्ति को आज तक आवृत्ति रटी थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मात्रक, अरे भाई मात्रक तो सब तरह की आवृत्ति हो, किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी हो, सबका मात्रक हर्ट्ज है। आप लिखोगे भैया मात्रक जो है, यूनिट जो है वो क्या होती है? हर्ट्ज। ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। साउंड की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है। फटाफट नोट करो, थम्स अप करो और बताओ एक बार सब कुछ क्लियर है, फिर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, ओके है। अब सुनो आगे देखो, बात यह है कि ध्वनि की आवृत्ति कम या ज्यादा होने से फर्क क्या पड़ जाएगा। देखो ध्वनि की आवृत्ति कम या ज्यादा होने से ध्वनि के मोटेपन और पतलेपन पे असर आएगा। जितनी ज्यादा ध्वनि की आवृत्ति होगी, जितनी ज्यादा ध्वनि की फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ज्यादा वो ध्वनि पतली होती चली जाएगी, उतना ज्यादा वो साउंड आपका पतला होता चला जाएगा। जितनी कम ध्वनि की आवृत्ति होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, उतना वो साउंड मोटा होगा। तो किसी भी ध्वनि का पतला और मोटा होना ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लो अभी मेरी कोई फ्रीक्वेंसी है, निश्चित कोई आवृत्ति है, बट अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं, जैसे मैं कहूँ और जी क्या हाल है, देखो मेरी आवाज पतली हो गई। तो अब जो मेरे अंदर से जो वाइब्रेशंस हो रहे होंगे ना, अभी देखो, अभी मान लो मेरे अंदर के वाइब्रेशन कंपन ऐसे हो रहे होंगे, ऐसे किसी स्पीड से हो रहे होंगे ऐसे। अब मैंने बोला हाँ जी क्या हाल है, पतली आवाज कर दी, तो दुक 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 ऐसे कर दिया, इन वाइब्रेशंस ने पतला कर दिया। तो आपने देखा होगा ना कि लड़कियों की जो आवाज है वो कैसे पतली होती है, वो इसी के कारण होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो आप लिखेंगे कि ध्वनि की आवृत्ति का मतलब क्या है, आवृत्ति से क्या तय होता है, ध्वनि का पतलापन। तो आप लिखेंगे कि ध्वनि का पतलापन ध्वनि का पतलापन आवृत्ति पर
निर्भर करता है, यानी कि थिननेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन थिननेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो ध्वनि का पतलापन जो है वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। इस चीज को नोट करो। अब देखिए आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है। भाई हमें कौन सी आवृत्ति पढ़नी है? जैसे हमने चाल देखा, निश्चित चाल पढ़नी है, ऐसे ही हमें निश्चित आवृत्ति पढ़नी है। ऐसा नहीं है दुनियादारी की सभी आवृत्तियां हम पढ़ने बैठ जाएं, नहीं। पहले इसको नोट कर लो फटाफट 1 सेकंड में, फिर हम आगे बढ़ें कि ध्वनि का पतलापन आवृत्ति पर निर्भर करता है, थिननेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल बढ़िया पकड़े हो, लड़कियों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात कहे हो। चलो आगे देखो, आगे देखेंगे हम कि आवृत्ति कितने तरह की हमें पढ़नी है। आवृत्ति के प्रकार, ध्वनि की आवृत्ति के प्रकार लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आवृत्ति तो किसी भी चीज़ की होती है। ध्वनि की आवृत्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। देखो ध्वनि की आवृत्ति के कितने प्रकार होते हैं, साउंड की फ्रीक्वेंसी के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आप वो फ्रीक्वेंसी देखो जिसे इंसान सुन सकता है। कोई भी आवाज़ जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी और 20,000 हर्ट्ज तक होगी, उसे इंसान सुन सकता है। अब हर्ट्ज का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक बार दबना खुलना, तो 20 हर्ट्ज का मतलब वो 20 बार दबी खुलेगी, और 20,000 हर्ट्ज का मतलब है वो 20,000 बार दबेगी और खुलेगी। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को इंसान सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इस ध्वनि को हमने बोल दिया जिसे इंसान सुन सकता है, पहली कैटेगरी हमने इसकी बनाई, और इस ध्वनि को हमने कह दिया श्रव्य है, ये सोनिक है। तो साउंड की मतलब सोनिक साउंड क्या है, श्रव्य ध्वनि क्या है? वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, और इसकी खासियत है कि इसे इंसान सुन सकता है। इसकी क्वालिटी है कि इसे इंसान सुन सकता है, यानी कि दिस इज ऑडिबल टू ह्यूमंस, ये ह्यूमंस को ऑडिबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब इंसान देखो ना तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि सुन पाता है क्योंकि वो छोटी हो जाती हैं, और ना 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा सुन पाता है क्योंकि वो बड़ी हो जाती हैं। तो अगर आप देखें दूसरी कैटेगरी इसकी बनती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से छोटी। तो 20 हर्ट्ज से छोटी ध्वनियों को हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य। अब का मतलब या अब का मतलब बुरा हो गया, और श्रव्य माने सुनने में। इन्फ्रा का मतलब हो गया इन्फीरियर, इन्फीरियर होती है बुरी। इन्फ्रासोनिक, जो सुनने में बुरी हो यानी कि सुनाई ही ना दें, उनको बोलते हैं हम इन्फीरियर, और इंसान इसे नहीं सुन सकता है, नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन बीइंग। आप लिखोगे इंसान, हाँ लगा सकते हो तो लगा दो, नहीं सुन सकता, नॉट ऑडिबल टू ह्यूमंस। ठीक है, चलो भैया मुझे यहां तक क्लियर है, नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन। अब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तीसरी कैटेगरी बनाई हमने 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो 20 पूरे पे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूँ फिर, है ना। 1 सेकंड रुक जाओ बस। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो ध्वनि है, देखो इनको बोलते हैं हम, ये सुनने की सीमा से परे हैं। सुनने की सीमा से परे हैं, उनको बोलते हैं हम पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनिया, और उनको बोल देते हैं हम ये तो हो गई आपकी इंफ्रासोनिक। ये होती है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा का मतलब होता है जो परे हो जाए सुनने से, जो ज़्यादा हो जाए। पराश्रव्य ध्वनिया यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड, इसे भी इंसान नहीं सुन सकता। तो मुद्दा आता है जब इंसान नहीं सुन सकता तो कौन सुनेगा? इसे भी इंसान नहीं सुन सकता। अब इंसान नहीं सुन सकता तो भाई सुनेगा कौन?
देखो इनको सुन सकते हैं, जैसे कि आपका व्हेल मछली हो गई, जैसे कि भूकंप आया तो उसमें ये ध्वनियाँ आती हैं, जैसे कि विस्फोट हुआ, कहीं ब्लास्ट हुआ, उसे ये सुन सकता है। इन्हें इन्हें जैसे कि आपकी चमगादड़ हो गई, सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है एग्जामिनर का, चमगादड़ हो गई। चमगादड़ के अलावा जैसे छोटे छोटे जानवर उठाओ आप, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये हालांकि कुत्ता बिल्ली एग्जाम में कहीं नहीं पूछे जाते, चमगादड़ ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखने का तरीका देखिए, छोटी ध्वनियाँ हैं तो उनके लिए बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी घटनाएं, 20 हर्ट्ज से कम छोटी है, लेकिन मछली व्हेल बड़ी है, भूकंप विस्फोट इन सब में इस्तेमाल हो रही है। और ज़्यादा वाली ध्वनि के लिए छोटे छोटे जीव जंतु हैं, चमगादड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है। एक बार फटाफट से नोट करो और बताओ कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया कि ध्वनियों की आवृत्ति के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होते हैं, कौन इनमें अल्ट्रा है, कौन इनमें इंफ्रा है, कौन इनमें सोनिक है। अभी ना एक बार मैं आपको फील कराता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने पर आवाज़ कैसी हो जाती है। हालांकि आपने सुन लिया कि पतली या मोटी होती है, फिर भी एक बार हम कोशिश करते हैं और सुनाने की। लगाओ भैया। आवाज़ का जरूर चेक कर लेना, आवाज़ ही तो मेन है इसमें। देखो ये ना फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी और आप ऑब्जर्व करना इसकी आवाज़, नोट बाद में कर लेना, पहले से सुनो। देखो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारा ना सिस्टम ही चेंज हुआ है, इसमें कोई फॉल्ट है, बट शायद आपको आवाज़ सुनाई दे गई हो। अगर सुनाई दी हो तो ठीक है। ये आवाज़ ना पतली होती हुई चली जाती है, बस कुछ नहीं है, पहले आवाज़ मोटी होगी और फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ये आवाज़ पतली होती हुई चली जाती है, सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी आप समझ गए होंगे कि क्या ध्वनि की आवृत्ति का मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। ठीक है जी, चलो अब देखो। और इसमें क्या क्या सवाल पूछता है, ध्वनि की आवृत्ति में किससे सवाल पूछेगा, जो इंफ्रासोनिक है और सोनिक है, यानी कि अवश्रव्य है और श्रव्य है, उसमें से तो इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं। आपसे सवाल पूछेगा पराश्रव्य में, यानी कि अल्ट्रासोनिक में। अल्ट्रासोनिक में आपसे अच्छे खासे सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा अल्ट्रासोनिक में? देखो पहला सवाल अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का, वो पूछता है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का और कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो। तो आप लिखोगे यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक, या इसी को हम अल्ट्रासाउंड भी कह देते हैं, है ना, अल्ट्रासाउंड। देखो अल्ट्रासोनिक का मतलब भी वही है कि एक ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रासाउंड का भी मतलब वही है कि एक ऐसा साउंड जो अल्ट्रा है। अल्ट्रा किस सेंस में है? फ्रीक्वेंसी के सेंस में अल्ट्रा है। हिंदी में इसको हम पराश्रव्य ध्वनि ही कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि के प्रकार। पराश्रव्य ध्वनि के प्रकार, देखो क्या यूज होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड के। सबसे पहला इसका जो एक बहुत बेहतर इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है नौसेना में, नेवी में, या शिप के रास्ता देखने में होता है। उसको हम बोलते हैं सोनार। सोनार का मतलब क्या है? देखो सोनार, पहले तो सोनार की फुल फॉर्म आप सभी ने रट्टा मार ही दिया होगा। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब है इस साउंड की मदद से नेविगेशन करना, ध्वनि की मदद से नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन होता है
रास्ता पता लगाना। तो सबसे पहला इस्तेमाल इसका होता है जहाज़ों में रास्ता पता लगाने में। सोनार, अब देखो चाहो सोनार कह लो, चाहे आप कहो साउंड का इस्तेमाल हम रास्ता पता लगाने में कर रहे हैं, सब बात एक ही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको 2-3 ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे जो सेम सेम होंगे, बट ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। भाई वो पूछेगा कि बताओ जहाज़ों में रास्ता पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सोनार भी कह सकता है, वो साउंड नेविगेशन भी कह सकता है, वो अल्ट्रासोनिक भी कह सकता है। तो ऑप्शन कुछ भी दे, सारी चीज़ें एक ही हैं। तो आप कहोगे कि जहाज़ों में रास्ता पता लगाने में सबसे पहले इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड का सोनार के रूप में होता है। सोनार का मतलब क्या है कि जहाज़ों में रास्ता पता लगाने में। अब बात है कि जहाज़ों में कैसे रास्ता पता लगाते हैं, कैसे रास्तों का पता लगता है। देखो ऐसे रास्ते पता लगते हैं, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र की तली है और ये है समुद्र, ये हो गया, ये समुद्र है। अब क्या होता है, इस समुद्र में आपने सुना होगा कभी, बड़े बड़े ना बर्फ के टुकड़े होते हैं, आइस के टुकड़े होते हैं, जो थोड़े बहुत दिखते हैं, बस हमें ऊपर थोड़े बहुत दिखते हैं, नीचे विशालाकाय होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं नीचे, ऊपर हमें हल्के फुल्के दिखते रहेंगे। तो जहाज क्या होते हैं कि जहाज़ों को लगता है यार छोटा सा ही तो है, टूट जाएगा जहाज से टकरा के, लेकिन ये समझो नीचे कितना बड़ा है, तो ये जहाज को डुबो देता है। तो जहाज का नेविगेटर क्या करेगा कि वो यहाँ पर उसने एक डिवाइस रख रखी है, इस डिवाइस को ही हम सोनार कह रहे हैं, और सोनार में से हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ेंगे, मतलब आवाज़ छोड़ेंगे पतली, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की, ची इस तरीके से ये साउंड यहाँ पर जाएगा ऐसे ऐसे करके, और इससे टकरा जाएगा, और टकराने के बाद फिर वापस यहाँ पर आ जाएगा। और अगर कोई साउंड टकरा कर वापस आया है तो इसका अर्थ ये है कि रास्ते में कुछ है और ये अपना रास्ता बदल लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कहते हैं। जो आपका टाइटैनिक जहाज़ था वो इसी कारण डूबा था, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी। तो जहाज़ों में रास्ता पता लगाने में इंग्लिश में लिख देता हूँ, टू फाइंड द पाथ इन शिप्स। जहाज़ों में रास्ता पता लगाने में पहला इस्तेमाल हो गया। उसके बाद दूसरा इस्तेमाल होता है इनका समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में। कैसे? पहले उससे भी पहले इस्तेमाल पढ़ो, एक इस्तेमाल होता है गहराई पता करने में। समुद्र की गहराई कैसे पता करते हैं? यहाँ पर हम स्टॉप वॉच लेके खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर स्टॉप वॉच लेके खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजेंगे। अल्ट्रासोनिक साउंड जाएगा, तो जितनी देर में अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ जाएगा हम टाइम नोट कर लेंगे, और जितनी देर में अल्ट्रासोनिक साउंड, मतलब जब हमारे पास से गया और आने तक का हमने टाइम नोट कर लिया। अब मेरे पास टाइम है, मुझे इसकी स्पीड पता है, तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर मेरे को समय पता है, चाल मुझे पता है, तो दूरी निकाल सकते हैं। तो समुद्र की गहराई हम इससे पता कर सकते हैं। तो आप कहोगे दूसरा इस्तेमाल है इसका, समुद्र की गहराई पता करने में, टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। अगला इस्तेमाल क्या है इसका? अब देखो समुद्र की हमें गहराई पता चल गई। मान लो किसी समय पे जो वेव हैं वो ऐसे ना टकरा के ऐसे लौट के आ गई, मान लो बीच में से ही लौट के आ गई यहाँ, तो यहाँ पर कुछ होगा तभी तो लौट के आई हैं, तो मैं मान लूंगा समुद्र में कुछ छिपा हुआ है। तो समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला इस्तेमाल आप लिखेंगे कि समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में, टू फाइंड द हिडन थिंग्स इन सी। समुद्र में क्या क्या खजाना वजाना छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखो ना सोनार में कवर तो हो रहा है रेंजिंग। रेंजिंग का मतलब क्या होता है? दूरी। तो समुद्र की गहराई का मतलब क्या है? समुद्र की दूरी तो हम पता कर रहे हैं, इसी में तो नाम छिपा हुआ है। तो ये इस्तेमाल हैं, चाहे आप इन्हें अल्ट्रासोनिक के कहिए, चाहे अल्ट्रासाउंड के, चाहे सोनार के। अगर सवाल आता है समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो तीनों चीज़ ऑप्शन में नहीं होंगी कि अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सोनार, कोई एक चीज़ इनमें से ऑप्शन में होगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा आज का कंटेंट है। बाकी हमने लगभग 60% साउंड का पढ़ लिया है, 40% बचा हुआ है, उसे कल कवर करेंगे। अगर आपके कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे।
सिलेबस कब तक ख़त्म होगा ये आपका डाउट आ रहा है। तो सिलेबस भाई आपका लगभग, मैंने आपको बताया, इस महीने के एंड तक हम आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे। और एक बात और होगी, वो मैं आपसे करूँगा, अगर आप उसमें एग्री करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने रास्ते से जैसे हम चल रहे हैं, जिस तरीके से हम चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, आपने पहले इसको रटा था, अब आपको समझ में आया, उसके लिए आपके शुक्रिया हैं, आपका थैंक यू मेरी ओर से। अच्छे से मेहनत करते रहिए। बिहार पुलिस वालों के पास बहुत अधिक समय नहीं है, उनके पास केवल 1 महीना है, जून का, जुलाई में उनका एग्ज़ाम है। ग्रुप डी वाले साथियों के पास भी अब ज़्यादा समय नहीं है, जैसे ही एनटीपीसी की परीक्षा ओवर होगी तुरंत अब आपका नंबर है। चलिए बहुत बढ़िया, फिर हम कल मिलते हैं। एक बार अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को रिवाइज़ करके आइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।